डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए जो लोक प्रशासन का प्रसारण क्रम चल रहा है उसका भाग 3 आपको समर्पित करता हूं और भाग 3 है लोक प्रशासन की प्रकृति। जब हम किसी भी विषय की प्रकृति की चर्चा करते हैं, उसके नेचर की चर्चा करते हैं, नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो प्रकृति का अभिप्राय होता है उसका स्वभाव। उसका स्वभाव कैसा है, लोक प्रशासन का स्वभाव कैसा है। और लोक प्रशासन के स्वभाव को हम लोक प्रशासन की विशेषताओं से, लोक प्रशासन के लक्षणों से, उसके विषयगत स्वभाव को हम जान सकते हैं। किसी भी विषय की प्रकृति का वास्तविक संज्ञान उसकी विषयगत विशेषताओं, लक्षणों से उस विषय की प्रकृति का हम अनुमान लगा सकते हैं। मूल प्रश्न है कि लोक प्रशासन की प्रकृति को जानने का या प्रकृति से लोक प्रशासन को क्या लाभांश प्राप्त होगा। लोक प्रशासन की प्रकृति के अध्ययन का अभिलाभ होता है कि हम लोक प्रशासन का बोध, लोक प्रशासन का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम किसी मनुष्य को जानने का प्रयास करते हैं तो उसके मूल स्वभाव को हम जान जाते हैं, मनुष्य का मूल स्वभाव कैसा है, तब हम उस मनुष्य के विषय में हमारे अन्वेषण में पूर्णता आ जाती है, हम उसकी सम्यक व्याख्या कर सकते हैं। इसीलिए लोक प्रशासन की प्रकृति जानने का उद्देश्य है कि हम लोक प्रशासन को विस्तृत अर्थों में समझ सकें, लोक प्रशासन के मूल तत्व का संज्ञान कर सकें, लोक प्रशासन का अभिप्राय क्या है उसको हम जान सकें। और लोग इस प्रकृति का, लोक प्रशासन की प्रकृति का अध्ययन अन्वेषण करने का एक अन्य आधार है, एक अन्य उसका लाभ है कि हम विषय वस्तु को की सम्यक व्याख्या कर सकते हैं, उस विषय को संपूर्णता में जान सकते हैं। इस संपूर्णता में जानने के लिए ही लोक प्रशासन की प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। लोक प्रशासन की प्रकृति का अन्य मंतव्य है कि लोक प्रशासन की समस्त क्रियाओं, समस्त पदबंधों का संज्ञान लेना, समस्त क्रियाओं को जानना कि लोक प्रशासन में कौन कौन से क्रियाकलाप उसकी परिधि में, लोक प्रशासन की परिधि में आते हैं, कौन कौन से कृत्य लोक प्रशासन निर्वहन करता है। लेकिन अगर हम लोक प्रशासन के आदि से अंत तक देखें तो लोक प्रशासन के स्वभाव में एक रूपता नहीं है, उसका स्वभाव स्थिर नहीं है, एक स्वभाव नहीं है। जितने विद्वान हुए हैं उतने तरह की इसकी प्रकृति की व्याख्या हुई। इसका स्वभाव निरंतर परिवर्तनशील इसलिए रहा है कि लोक प्रशासन एक ठहरा हुआ विषय नहीं है, लोक प्रशासन में लगातार गति है। अगर हम अतीत काल से देखें तो भारत में या विश्व के किसी भी सभ्य राज्य में लोक प्रशासन आदि से अंत तक किसी न किसी रूप में प्रत्येक राज्य में लोक प्रशासन का अस्तित्व रहा है। तो लोक प्रशासन एक ठहरा हुआ विषय नहीं है, लेकिन आधुनिक युग में ही लोक प्रशासन विशेष रूप से 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध या यूं कहें 18वीं शताब्दी में इसका स्वरूप निखर के सामने नहीं आया था, लेकिन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में
लोक प्रशासन ने अपना स्वरूप और आकार ग्रहण कर लिया था। तो इसलिए लोक प्रशासन की प्रकृति के संदर्भ में विद्वानों में एक रूपता इसलिए नहीं आ पाई कि लोक प्रशासन एक निरंतर गतिशील विषय रहा है, और राज्य के स्वरूप में और राज्य की राजनीति में जिस प्रकार का परिवर्तन हुआ है उसी मात्रा और अनुपात में लोक प्रशासन में परिवर्तन भी हुआ है। और पूर्व की अपेक्षा, या बहुत स्पष्ट शब्दों में कहें तो अतीत के लोक प्रशासन से और वर्तमान के लोक प्रशासन में अंतर आया है। और अंतर क्या कारण रहा है कि लोक प्रशासन अपने को लगातार मांझता रहा है, रिफाइन करता रहा है, अपने को लगातार परिमार्जित करता रहा है। इसलिए लोक प्रशासन की प्रकृति में एक रूपता का अभाव पाया जाता है। लोक प्रशासन के प्रकृति के संदर्भ में जो दृष्टिकोण प्रचलित हैं वे दृष्टिकोण है प्रबंधकीय दृष्टिकोण, मैनेजरियल व्यू, एकीकृत दृष्टिकोण, साइंटिफिक व्यू, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, और कला का दृष्टिकोण, आर्ट का व्यू। इतने भागों में हम लोक प्रशासन को विभक्त करते हैं और लोक प्रशासन के स्वभाव का, लोक प्रशासन के प्रकृति का वर्गीकरण करते हैं। सर्वप्रथम हम लोक प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण पर परिचर्चा करते हैं। लोक प्रशासन का प्रबंधकीय दृष्टिकोण यह मानता है कि लोक प्रशासन नीति निर्माण है, लोक प्रशासन उस नीति पर निर्णय है। इस प्रकार लोक प्रशासन निर्णय निर्माण है, लोक प्रशासन क्रियान्वयन है। माने लोक प्रशासन बहुत सामान्य अर्थों में कहें तो प्रबंधकीय दृष्टिकोण का अर्थ है कि लोक प्रशासन को यह एक व्यवस्था मानता है, एक प्रबंधन मानता है, व्यवस्था जिसमें रिलेवेंसी हो, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सुसंगतता हो, मानकों के आधार पर उसका निर्माण हो। मानक क्या है कि प्रशासन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम नीतियों का निर्माण करता है, पॉलिसी मेकिंग करता है। पॉलिसी मेकिंग के बाद उस पर डिसीजन मेकिंग करता है। पॉलिसी मेकिंग नीति का निर्माण करता है, फिर इन नीतियों को लागू करने के लिए लोक प्रशासन दृढ़तापूर्वक निर्णय लेता है। निर्णय लेने के बाद उसे क्रियान्वित करता है, और जब वह क्रियान्वित करता है, निर्णय लेता है, नीतियां बनाता है, तो इस पदबंध को, इस प्रक्रिया को, इस टर्मोलॉजी को हम लोक प्रशासन का प्रबंधकीय दृष्टिकोण कहते हैं। लोक प्रशासन एक संगठन है, तो संगठन में नियंत्रण की स्थापना करना भी लोक प्रशासन का स्वभाव है, और जिसे हम प्रबंधकीय दृष्टिकोण में सम्मिलित करते हैं। फिर लोक प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण का अन्य तत्व है नियोजन करना, एक योजना बनाना, प्लानिंग बनाना। लोक प्रशासन एक संगठन है, तो जब हम संगठन में नियंत्रण की स्थापना करते हैं तो संगठन का उच्च पदाधिकारी अपने निम्न पदाधिकारी को नियंत्रित करने के लिए आदेश देता है। तो उच्च पदाधिकारी द्वारा दिया गया आदेश भी प्रबंधकीय दृष्टिकोण का मूल तत्व होता है। और जब उच्च अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने कनिष्ठ अधिकारियों को निर्देश देता है, नियंत्रण की स्थापना करता है, तो अपने कर्तव्यों की पूर्ति करता है, परिपूर्ति करता है, उसका संपादन करता है, तो दूसरे पर कर्तव्यों का आरोपण करता है, दूसरे पर कर्तव्य आरोपित करता है। कर्तव्य को आरोपित करना मतलब उसके उत्तरदायित्व को निर्धारित करता है, अपने कनिष्ठ अधिकारियों के उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। तो लोक प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण में एक अन्य तत्व जुड़ जाता है,
उत्तरदायित्व का निर्वहन करना या उत्तरदायित्व का निर्धारण करना, क्योंकि बिना उत्तरदायित्व के निर्धारित किए उच्च अधिकारी अपने कनिष्ठ अधिकारियों पर को निर्देश देकर नियंत्रित नहीं कर सकता तथा लोक प्रशासन के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए लोक प्रशासन अपने उद्देश्यों के प्राप्ति करने के लिए अपने कनिष्ठ अधिकारियों को अपने से नीचे के अधिकारियों के उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है, क्योंकि अगर उत्तरदायित्व का निर्धारण नहीं करेगा तो निचला अधिकारी अपने कर्तव्यों का परिपालन नहीं करेगा, और कर्तव्यों का अगर वह परिपालन करने में विफल रहता है तो उत्तरदायित्व का निर्धारण नहीं होगा, तो वरिष्ठ अधिकारी अपने कनिष्ठ अधिकारी को आदेश की अवहेलना के अनुसार उसे दंडित नहीं कर पाएगा। इसलिए लोक प्रशासन का प्रबंधकीय दृष्टिकोण निर्धारित करता है कि कनिष्ठ अधिकारी का उत्तरदायित्व क्या है। तो लोक प्रशासन का जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण है उसमें इतने तत्व समाहित हैं: नीति निर्माण करना, नीतियों पर निर्णय लेना, नीति का निर्माण, पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, नीति निर्माण, निर्णय निर्माण, डिसीजन मेकिंग और कंप्लायंस, उन नीतियों को लागू करना, प्रशासनिक संगठन में नियंत्रण की स्थापना करना। नियंत्रण की स्थापना करता है उच्च अधिकारी, अपने कनिष्ठ अधिकारियों को निर्देश देकर के नियंत्रित करता है, तो नियंत्रणों की स्थापना करना। कोई भी नीति तभी लागू हो सकती है या तभी उसका सफल क्रियान्वयन हो सकता है जब उस नीति के लिए कोई प्लानिंग हो, कोई योजना हो। इसलिए लोक प्रशासन प्लानिंग करता है। तो प्रबंधकीय दृष्टिकोण में नियोजन भी समाहित होता है, उसका अनिवार्य तत्व है। और नियोजन के बाद हम लोक प्रशासन में उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हैं ताकि लोक प्रशासन अपने मूल उद्देश्य लोक कल्याण को प्राप्त कर सके। इस प्रकार लोक प्रशासन का प्रबंधकीय दृष्टिकोण यह अवधारित करता है, यह निर्धारित करता है कि नीति निर्माण, निर्णय निर्माण, क्रियान्वयन, उत्तरदायित्व का निर्धारण करना, संगठन में उच्च अधिकारी द्वारा निम्नतर पदाधिकारियों को आदेश निर्देश जारी करना, नियंत्रण करना प्रबंधकीय दृष्टिकोण का मौलिक तत्व है। यह प्रबंधकीय दृष्टिकोण की आत्मा है। प्रबंधकीय दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले विद्वानों में है लूथर गुलिक, साइमन, हर्बर्ट साइमन, स्मिथ वर्ग तथा थॉमसन ने प्रबंधकीय दृष्टिकोण का प्रबल पक्ष पोषण किया है। इनका मानना है कि लोक प्रशासन का वास्तविक स्वभाव निर्णय करना, नीति बनाना, उन्हें लागू करना तथा प्रशासन के संगठन में नियंत्रण की स्थापना करना ही लोक प्रशासन है। कनिष्ठ अधिकारियों के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण करना ही लोक प्रशासन का मौलिक स्वभाव है। लूथर गुलिक महोदय ने लोक प्रशासन की प्रकृति को परिभाषित करते हुए कहा, या लोक प्रशासन की प्रकृति को व्याख्यायित करते हुए कहा है कि लोक प्रशासन निर्णय निर्माण की प्रक्रिया है। लोक प्रशासन नीति निर्माण है और निर्णय निर्माण की एक प्रक्रिया है। जहां पर निर्णय होगा, जहां पर योजनाएं होंगी, उसी को हम प्रबंधकीय दृष्टिकोण कहेंगे। ऐसा लूथर गुलिक महोदय की मान्यता है कि किसी भी प्रशासन में अगर सम्यक निर्णय नहीं लिया जाएगा तो उस प्रशासन में प्रबंधन का तत्व प्राप्त नहीं होगा। और हम प्रबंधन इसलिए करते हैं कि हमारा जो लोक प्रशासन का निर्धारित उद्देश्य है उसको हम प्राप्त कर सकें। और लोक प्रशासन का निर्धारित उद्देश्य है लोक कल्याण, जनता का विकास, नागरिक का विकास तथा जन सेवा को सुनिश्चित करना। प्रबंधकीय दृष्टिकोण की परिचर्चा करते हुए साइमन, हर्बर्ट साइमन, स्मिथ वर्ग तथा थॉमसन ने अपना एक संयुक्त शोध पत्र लिखा जिसका नाम था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और इस शोध पत्र में इन तीनों विद्वानों क्रमशः हर्बर्ट साइमन, स्मिथ वर्ग तथा थॉमसन ने यह स्थापित किया कि अनेक प्रकार के सामूहिक समूहों में
समान रूप से पाए जाने वाली नीति निर्माण, निर्णय निर्माण तथा क्रियान्वयन एक कुशल प्रबंधन के माध्यम से संपादित होता है, संपन्न होता है। तीनों ने संयुक्त रूप से कहा कि अनेक प्रकार के समूह हैं। इनका आशय लोक प्रशासन के विभिन्न प्रभागों से है, विभिन्न विभागों से, जहां पर ये क्रियाएं संपन्न होती हैं, जहां पर निर्णय लिया जाता है, नीतियां बनाई जाती हैं और क्रियान्वयन होता है। अब हम इसको एक उदाहरण से समझेंगे। अगर लोक प्रशासन को, जैसे रेल का मंत्रालय है और अपने नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के लिए, अपने नागरिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, प्रत्येक नागरिक को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए, इन यात्राओं को कुशलता से संपन्न करने के लिए प्रबंधकीय दृष्टिकोण का ये मानना है, जिसमें हर्बर्ट साइमन स्मिथ और थॉमसन महोदय कहते हैं कि सर्वप्रथम यह विभाग अपने लिए नीति बनाएगा, फिर उसके लिए निर्णय करेगा और उस पर जो क्रियान्वयन करेगा, अर्थात रेल का सफल संचालन करेगा, यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपनी यात्रा संपन्न कर लेंगे। इस प्रक्रिया को संपादित करने के लिए जो 3 तत्व समाहित किए गए हैं, नीतियों का निर्माण, फिर उस पर निर्णय लेना और उस निर्णय के अनुरूप ट्रेन का परिचालन करना, रेल का परिचालन करना, यह नीतियों का क्रियान्वयन है और यह प्रबंधकीय दृष्टिकोण है। तभी हम कुशलता पूर्वक रेल मंत्रालय या रेल का जो बोर्ड होता है वह सफलता पूर्वक रेल का संचालन कर लेता है। तो स्मिथ, साइमन और थॉमसन महोदय लोक प्रशासन की इसी प्रकृति की ओर इंगित करते हैं, इशारा करते हैं और कहते हैं कि लोक प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण में यही तत्व समाहित है। तो लोक प्रशासन का जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण है वह मूल रूप से नीति निर्माण, निर्णय निर्माण, क्रियान्वयन पर अवलंबित है और इसी को थॉमसन, साइमन और स्मिथ वर्ग जैसे विद्वानों ने कहा है कि लोक प्रशासन इन्हीं 3 चीजों में अपनी अभिव्यक्ति पाता है, नीतियों का निर्माण, निर्णय और क्रियान्वयन में। और इसी संपूर्ण व्यवस्था को, जिसके माध्यम से लोक प्रशासन अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है, चाहे कोई विभाग ले, कोई मंत्रालय ले, तो लोक प्रशासन अपने कर्तव्यों को पूरा कर लेता है। लोक प्रशासन का जो अगला दृष्टिकोण है वह एकीकृत दृष्टिकोण है। एकीकृत दृष्टिकोण यह मानता है कि लोक प्रशासन का जो स्वभाव है उसमें शामिल है उच्च स्तरीय शीर्ष प्रशासनिक पदाधिकारी। वो कहता है एकीकृत दृष्टिकोण का पहला तत्व उभर के सामने आता है कि लोक प्रशासन में सम्मिलित हैं, जिसमें निर्णय लेने की अद्वितीय क्षमता है। जैसे भारत में संसदीय लोकतंत्र है तो उसका मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल के प्रधान, मंत्रिमंडल के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री एकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार समस्त शीर्ष प्रशासनिक पदाधिकारी प्रबंधक एकीकृत दृष्टिकोण के मूल तत्वों में समाहित हैं। इसके बाद वह कहता है कि संगठन के निर्माण के लिए, संगठन के सफल संचालन के लिए जो नियम बनाए गए हैं, जो विधियां हैं, वह एकीकृत दृष्टिकोण या लोक प्रशासन के एकीकृत स्वभाव के अनुसार उसमें सम्मिलित है। विधियां, नियम, लोक प्रशासन का एकीकृत दृष्टिकोण यह निर्धारित करता है कि केवल शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी ही नहीं, बल्कि संगठन में काम करने वाले उच्च प्रशासनिक अधिकारी से निम्न तक के प्रशासनिक अधिकारी जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं, यहां तक कि थॉमसन महोदय कहते हैं कि जो इसमें परिचारक हैं,
जो चपरासी पीएन का काम करते हैं वह भी लोक प्रशासन के अनिवार्य अंग हैं। तो प्रशासनिक पदाधिकारी सहित क्लर्क, अस्थायी सफाई कर्मचारी तक एकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन में सम्मिलित हैं, समाहित हैं, लोक प्रशासन के तत्व हैं और लोक प्रशासन इन्हीं में अपनी अभिव्यक्ति पाता है। यह लोक प्रशासन के स्वभाव में सम्मिलित है। लोक प्रशासन का एकीकृत दृष्टिकोण मानता है कि प्रत्येक लोक प्रशासन संयुक्त रूप से संचालित होता है, इंडिविजुअल संचालित नहीं होता, क्योंकि लोक प्रशासन एक संगठन है, लोक प्रशासन एक सामूहिक क्रियाकलाप है। इसलिए एकीकृत दृष्टिकोण मानता है कि यह संयुक्त रूप से प्रशासन के सफल संचालन का अभिप्राय है या उसके स्वभाव का एकीकृत स्वभाव है। एकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार कि लोक प्रशासन में शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी, उसके नीचे का प्रशासनिक अधिकारी, फिर उसके नीचे का प्रशासनिक अधिकारी, तो जो ये पदों की श्रृंखला है, जो पदों का क्रम है, यह सामूहिक रूप से निर्णय लेता है, यह संयुक्त निर्णय। एक को निर्णय लेने का अधिकार है, उससे ऊपर के अधिकारी को दूसरा निर्णय लेने का अधिकार है, ऊपर के अधिकारी को फिर अन्य निर्णय लेने का अधिकार है। तो जो छोटे छोटे टुकड़े में लिए गए निर्णय हैं अपने स्थानीय अभिलाभ के लिए, ये समस्त पदबंध एकीकृत दृष्टिकोण में लोक प्रशासन के स्वभाव को निर्धारित करते हैं, लोक प्रशासन की प्रकृति का निर्धारण करते हैं। संगठन के प्रत्येक कार्मिक मतलब कर्मचारी, संगठन के प्रत्येक कर्मचारी को लोक प्रशासन का एकीकृत दृष्टिकोण अपने में समाहित कहता है कि लोक प्रशासन के स्वभाव में समस्त कार्मिक, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे सफाई कर्मी हो, समान रूप से सम्मिलित हैं। उनके अधिकारों में भिन्नता हो सकती है, कार्यों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन वह लोक प्रशासन के अनिवार्य अंग है। निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संपादित की जाने वाली क्रियाओं का समग्र योग लोक प्रशासन है, ऐसा एकीकृत दृष्टिकोण की मान्यता है। एकीकृत दृष्टिकोण यह निर्धारित करता है कि लोक प्रशासन का स्वभाव है, लोक प्रशासन का यह प्रकृति है कि लोक प्रशासन अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितनी क्रियाएं करता है, उन समस्त क्रियाओं का योग ही लोक प्रशासन है। तो लोक प्रशासन का एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थक विद्वानों में सम्मिलित हैं फिफनर, एफ.एम. मार्क्स तथा एल.डी. व्हाइट। एल.डी. व्हाइट महोदय एकीकृत दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए कहते हैं कि लोक प्रशासन उन सभी कृत्यों से मिलकर बनता है जिसका प्रयोजन लोक नीति को पूरा करना या उसे लागू करना होता है। लोक नीति का किस प्रकार लागू किया जाए, उससे संबंधित प्रत्येक क्रियाकलाप को लोकतंत्र का एकीकृत दृष्टिकोण स्वीकार करता है। और एल.डी. व्हाइट महोदय कहते हैं कि लोक नीति से संबंधित जितने भी पक्ष हैं वह सब एकीकृत दृष्टिकोण के अनिवार्य तत्वों में समाहित होते हैं। इसे एल.डी. व्हाइट मान्यता देते हैं कि एकीकृत दृष्टिकोण का मूल मंतव्य यही है। इसीलिए लोग इसे एकीकृत कहते हैं, एक कहते हैं। एक इसलिए कहते हैं कि लोक प्रशासन का मुख्य कार्य पॉलिसी मेकिंग है, नीतियों का निर्माण करना है, नीतियों का क्रियान्वयन करना है, नीतियों के लिए निर्णय लेना है, सक्षमता से दृढ़तापूर्वक निर्णय लेता है। उदाहरण के लिए मैं कहूं तो एक छोटा सा उदाहरण से आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। अभी भारत की सरकार ने इसी वर्ष यह निर्णय लिया कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 का अवसान होना चाहिए, समापन होना चाहिए। तो एक पॉलिसी बनाई
यह रूल करने वाली वर्तमान में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में जो सबसे बड़ी पार्टी है, जिसे अकेले बहुमत प्राप्त है, उसका लक्ष्य था कि अगर मैं सत्ता में आऊंगा और मुझे बहुमत प्राप्त होगा तो मैं कश्मीर से 370 का अवसान करूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय था। यह सैद्धांतिक उसका अधिष्ठान है, वैचारिक उसकी उद्घोषणा है, और उस उद्घोषणा पर दृढ़तापूर्वक सरकार ने निर्णय लिया और उसे लागू कर दिया। एल.डी. व्हाइट यही कहना चाहते हैं कि लोक प्रशासन उन सभी कृत्यों में, नीति निर्माण में, निर्णय निर्माण में और क्रियान्वयन से संबंधित समस्त क्रियाकलाप समाहित हैं, और इसे ही हम लोक प्रशासन की प्रकृति या स्वभाव कहते हैं। फिफ्नर महोदय कहते हैं कि लोक प्रशासन का स्वभाव में सरकार के समस्त कार्य समाहित हो जाते हैं, और यहां तक फिफ्नर महोदय कहते हैं कि लोक प्रशासन का एकीकृत, ये अलग अलग करके लोक प्रशासन का समझने का प्रयास नहीं है। वो कहते हैं कि अगर निर्णय लेना है तो अगर कोविड-19 के लिए वैक्सीन बनाने का काम अगर कोई साइंटिस्ट, कोई वैज्ञानिक अपने प्रयोगशाला में कर रहा है तो यह भी लोक प्रशासन का भाग है। लोक प्रशासन में जहां भी निर्णय है, जहां भी नीतियां हैं, जहां भी क्रियान्वयन है, वह सब लोक प्रशासन में समाहित है। इस प्रकार एकीकृत दृष्टिकोण लोक प्रशासन के स्वभाव को व्यापक बनाता है और एक कर देता है। उसे साइंटिस्ट का किया गया कार्य भी लोक प्रशासन समझ में आता है, कृषि वैज्ञानिक का शोध भी लोक प्रशासन की परिधि में आता है, कोई वनस्पति विज्ञान और पर्यावरण संरक्षण के लिए रिसर्च करने वाला, शोध करने वाला वैज्ञानिक है, उस कृत्य को भी फिफ्नर महोदय एकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन का तत्व या अंग मानते हैं। इस प्रकार लोक प्रशासन अधिकाधिक मात्रा में जनसेवा है। दूसरे शब्दों में लोक प्रशासन की प्रकृति जनसेवा की है, ऐसी अवधारणा प्रबंधकीय दृष्टिकोण के विद्वानों का मानना है। लेकिन प्रबंधकीय दृष्टिकोण जिसमें निर्णय लेना, नीति निर्माण करना, क्रियान्वयन करना, उत्तरदायित्व का निर्धारण करना, यह भूल जाता है लोक प्रशासन के इस एक प्रबंधकीय दृष्टिकोण के अनुसार कि निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में अंतर क्या है। प्रबंधकीय दृष्टिकोण लोक प्रशासन की अपने स्वभावगत लक्षणों और विशेषताओं से इतना डूब जाता है, इतना अपने को नीति निर्माण, निर्णय निर्माण, क्रियान्वयन, उत्तरदायित्व के निर्धारण तक अपने को बांध लेता है कि वह भूल जाता है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में किस प्रकार का अंतर है। इसी प्रकार तो यह लोक प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण की सबसे बड़ी त्रुटि है कि वह लोक प्रशासन को केवल और केवल नीति निर्माण, निर्णय निर्माण, क्रियान्वयन, उत्तरदायित्व का निर्धारण, नियंत्रण, उच्च पदाधिकारी द्वारा निम्न पदाधिकारी को दिया गया निर्देश तक सीमित करके वह, क्योंकि ऐसी ही क्रियाएं निजी प्रशासन में भी संपादित होती हैं, इसलिए यह उसकी त्रुटि है कि लोक प्रशासन का प्रबंधकीय दृष्टिकोण लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर करने में असमर्थ होता है। इसी प्रकार लोक प्रशासन का एकीकृत दृष्टिकोण लोक प्रशासन को केवल और केवल सरकार से संबंधित मानता है। इसका मानना है कि जितने कार्य हैं जो लोक प्रशासन की परिधि में आते हैं, उन समस्त कृत्यों का, जिसमें डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग, कंप्लायंस, नीति निर्माण, निर्णय निर्माण, वो भिन्न करता ही नहीं है। वो कहता है कि प्रशासन में जहां जहां ये क्रियाएं संपादित हो रही हैं, समस्त को हम लोक प्रशासन कहेंगे। तो एकीकृत दृष्टिकोण, जहां भी लोक प्रशासन का कार्य हो रहा है,
जहां भी लोक प्रशासन अपने को संगठन में बांधता है, उच्च स्तरीय प्रशासन उच्च स्तर का प्रशासनिक अधिकारी निम्न स्तर के प्रशासनिक अधिकारी को निर्देश करता है, निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संपादित की जाने वाली समस्त क्रियाओं का समग्र योग है लोक प्रशासन। तो जहां प्रबंधकीय दृष्टिकोण निर्णय, नीति, क्रियान्वयन, उत्तरदायित्व के निर्धारण तक सीमित अपने को करता है, तो एकीकृत दृष्टिकोण इन समस्त को एक साथ समाहित करके कहता है कि इस नीति निर्माण, निर्णय निर्माण से संबंधित जितने क्रियाकलाप हैं, वह चाहे वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में हो, कहीं पर भी अगर यह कृत्य संचालित होता है, उस सबका समग्र योग लोक प्रशासन है। तो यह अपने को अधिकाधिक रूप से लोक कल्याण जनसेवा से बांध लेता है। तो इसमें भी त्रुटि है कि इसमें फिर निजी प्रशासन को उपेक्षा की जाती है एकीकृत दृष्टिकोण में, जबकि विशेष रूप से उदारीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया में जब विश्व प्रवेश कर चुका है, जहां निजीकरण भी की अनिवार्यता है प्रशासनिक कुशलता के लिए, वहां हम प्रबंधकीय दृष्टिकोण और एकीकृत दृष्टिकोण का अगर क्रियान्वयन करने का प्रयास करेंगे, उन्हें लागू करने का प्रयास करेंगे, तो हम लोक प्रशासन के एक बहुत बड़े क्षेत्र को हम या एक उसके बहुत बड़े तत्व को हम लोग तिरोहित कर देंगे। क्योंकि आज के युग में 21वीं शताब्दी में 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 21वीं शताब्दी के प्रारंभिक ये 2 दशक व्यतीत हो गए हैं। इन दशकों में निजीकरण, विशेष रूप से 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना के बाद हम लोक प्रशासन को केवल न तो निजी प्रशासन कह सकते हैं और न तो पूर्ण रूप से सार्वजनिक प्रशासन, पब्लिक सेक्टर कह सकते हैं, क्योंकि यह दोनों का सम्मिश्रण है। और प्रबंधकीय दृष्टिकोण अधिकाधिक निजी प्रशासन और सरकारी प्रशासन या सार्वजनिक प्रशासन में अंतर नहीं कर पाता है। तो एकीकृत दृष्टिकोण केवल लोक प्रशासन का संबंध जोड़ता है सरकारी या सार्वजनिक संगठन से। तो दोनों ही दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि भारत जैसे देश की अगर कल्पना करें, अगर भारत जैसे देश की लोक प्रशासन का अध्ययन, अन्वेषण और विवेचना करें, तो आधुनिक युग में भारत की जनसंप्रभुता की प्राप्ति के उपरांत लोक प्रशासन और निजी प्रशासन एक साथ चला है, जिसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसमें निजीकरण भी था और सार्वजनिककरण भी था। हमारी खेती आज भी निजीकरण के दौर से गुजर रही है, पहले भी निजी हाथों में थी। इस प्रकार लोक प्रशासन के ये दोनों ही दृष्टिकोण एकांगी साबित होते हैं। और लोक प्रशासन में अगर हम इन दोनों दृष्टिकोणों से इतर होकर के नए दृष्टिकोण के तरफ नहीं बढ़ेंगे, तो इन दोनों दृष्टिकोणों से हम लोक प्रशासन के मूल लक्ष्य लोक कल्याण को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि लोक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए हमें कभी कभी निजी प्रशासन को भी आवश्यक और अपेक्षित मात्रा में लोक प्रशासन के साथ या सार्वजनिक प्रशासन के साथ समाहित करना पड़ेगा। और विशेष रूप से 1990 के दशक में, 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी का जो साम्यवादी शासन था रूस में, जो बोल्शेविक क्रांति का प्रतिफल था, उसके साम्यवाद के लौह आवरण का तत्कालीन सोवियत संघ से अवसान या समापन होने के बाद हम केवल प्रबंधकीय दृष्टिकोण या एकीकृत दृष्टिकोण से विश्व की परिकल्पना और विश्व के लोक प्रशासन का अध्ययन और उसके मूल स्वभाव को नहीं जान सकते हैं। प्रबंधकीय दृष्टिकोण की मौलिक मान्यताएं विद्यमान हैं, एकीकृत दृष्टिकोण की मौलिक मान्यताएं विद्यमान हैं, लेकिन केवल उन्हीं को हम मूल स्वभाव मानने का प्रयास करेंगे तो संभवतः हम लोक प्रशासन को सहजता से परिभाषित नहीं कर पाएंगे। तो आज के आख्यान में हमने लोक प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण और एकीकृत दृष्टिकोण का अध्ययन किया है, और अगले अध्याय में
अगले श्रृंखला में, अगले क्रम में हम अवशेष वैज्ञानिक दृष्टिकोण और कला के दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।